हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि इस समय बहुत ही चर्चा में है और इस समय परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में जनजातियों के अधिकार। तो भारत में जनजातियों के क्या क्या अधिकार हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये इस समय क्यों चर्चा में है उसके पीछे की कहानी आपको बताते हैं, क्योंकि इस समय जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी हुई वो जनजाति क्षेत्र से आती हैं, इसलिए ये बहुत ही चर्चा में है। तो भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो इस पद को धारण करने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। तो इस समय जो हमारी 15वीं राष्ट्रपति हुई हैं वो आदिवासी समुदाय की हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को चिन्हित होने के लिए कौन-कौन आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए, जिसके विषय में एक समिति थी, लोकूर समिति 1965 में जिसका गठन हुआ था। उसके अनुसार इसमें 5 आवश्यक विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर 1, आदिम लक्षणों के संकेत जो है होने चाहिए। नंबर 2, विशिष्ट संस्कृति, उनकी संस्कृति मतलब आम लोगों से अलग होनी चाहिए। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच, ये लोग जो है समुदाय में जो आम बड़े-बड़े समुदाय हैं उनसे संपर्क करने में संकोच। चौथा, भौगोलिक अलगाव, ये एक मतलब समुदाय में मिक्स नहीं होते, ये अलग ही क्षेत्रों में निवास करते हैं। पांचवा है पिछड़ापन, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक पिछड़ापन इनमें जिनमें पाया जाता है। अनुसूचित जनजाति शब्द को संविधान के अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। इसमें जो अनुसूचित जनजाति शब्द है वो संविधान के अनुच्छेद 342 के माध्यम से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। जो अनुच्छेद 15 है वो जो है विशेष वर्गों, पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों जनजाति शामिल है। अल्पसंख्यकों में जो है जनजाति भी शामिल है के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 46 जो है राज्य जनता के दुर्बल वर्गों, शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। जो राज्य है वो अनुच्छेद 46 के अनुसार जनता के दुर्बल वर्गों की शैक्षिक आर्थिक हितों की रक्षा करेगा और उनको शोषण से बचाएगा। अनुच्छेद 350 विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति के संरक्षण का अधिकार प्रदान करता है। इसमें जैसे ट्राइबल लोग अपना अलग ट्राइबल स्कूल खोल सकते हैं, जैसे विभिन्न जो जंगली जो जनजातियां हैं वो अपने अपने यहाँ विशेष प्रकार के स्कूल चलाती हैं जो आदिवासी बच्चों को शिक्षा देती हैं। इसके लिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अनुच्छेद 330 अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 पंचायतों में भी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 275 केंद्र सरकार और
राज्य द्वारा विशेष निधि का प्रावधान करता है। इसमें जो है अनुच्छेद 275 के अनुसार जो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, ये इनके लिए जनजातियों के लिए विशेष जो है धन का प्रावधान करता है। तो हम जनजातियों में जो मुख्य रूप से इस समय समस्याएं देखी जा रही, इनमें शिक्षा का अभाव है। बहुत ज़्यादा ही ये शिक्षित रूप से पिछड़े होते हैं तथा इसकी वजह से आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा इनके पास संसाधन नहीं होते हैं, क्योंकि ये जंगलों में ही शिकार करके फल फूल और जड़ी बूटियों को एकत्र करके उनको बेचकर उन्हीं से धन अर्जित कर कर ही अपना जीवन गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार सरकार ने ट्राइफेड नामक एक योजना शुरू की थी, जिसमें कि जनजातियों के हैंडलूम जो हाथ से बनाए हुए रस्सी कपड़े या ये जो है यंत्र टाइप के मतलब या खिलौने, ये सब इन सबको बढ़ावा देने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी, ट्राइफेड योजना। इसी प्रकार है एकलव्य योजना। एकलव्य जो है वो इन्हीं के लिए चलाई गई थी, आदिवासियों के लिए शिक्षा के लिए। और एक बालिका आदिवासी शिक्षा है, जो कि बालिकाओं के को शिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा बहुत ही कुशल रूप से चलाई जा रही ये योजना है। तो ये इन सभी सरकार द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका अब लाभ इन लोगों को मिल रहा है, जिससे इनकी जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। इसलिए भारत सरकार अब जो है इनके हितों पर विशेष ध्यान दे रही है। और अब जनजातियों में भी जो है, अब जैसे अभी भील जनजाति है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में फैली हुई, उन्होंने भील स्कूल खोल दिए हैं और भील प्रदेश की अलग मांग कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई करने से ही बुद्धि का विकास होता है, जिससे कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। ये आज के समय में जनजातियों ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि आज जो है संघर्ष करते करते आज भारत के सबसे सर्वोच्च पद पर कोई जनजात की महिला आज आसीन हुई है। इसलिए ये सिद्ध होता है कि जो भी व्यक्ति शिक्षित होगा वो संघर्ष करेगा और अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। तो इसी के साथ मैं पिछले वीडियो से, जिस प्रकार सभी को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक प्रश्न डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो आज का प्रश्न है, WHO की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि काला आजार, विभिन्न प्रकार के हेपेटाइटिस, मंकी पॉक्स और जितने भी बीमारियां इस समय विश्व में चल रही हैं, सभी की मॉनिटरिंग और उनकी देख रेख, उन पे रिसर्च का काम जो है WHO ही करवाता है। तो इसलिए WHO के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने कल वाले प्रश्न में WHO के बारे में बताया था। तो WHO की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कौन इसका उत्तर देता है। अगर ये पढ़ाई अच्छी लगती है, हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर हिस्ट्री डिवीजन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।